स्टूडेंट्स, प्रतिभा आईएएस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय में मानव शास्त्र अर्थात एंथ्रोपोलॉजी का क्या महत्व है। बहुत लोग मुख्य परीक्षा में इस बात के लिए कन्फ्यूजन में रहते हैं और यहाँ पे कोचिंग में आके डिस्कस भी करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी लेना बेहतर होगा या एलएसडब्ल्यू लेना बेहतर होगा। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है, ठीक है, चाहे आप एलएस लें चाहे आप एंथ्रो लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँगा मानव शास्त्र की, तो मुख्य परीक्षा के सर्वाधिक स्कोर देने वाले विषयों में मानव शास्त्र भी शामिल है। इसकी खासियत क्या है, जहाँ बाकी विषय में आप ये कंफर्म नहीं है कि कितने क्वेश्चन पढ़ करके आप पूरा कर पाएंगे सिलेबस, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात होती है मानव शास्त्र के लिए कि मात्र 22 क्वेश्चन पढ़ के आप पूरे मेंस की तैयारी कर सकते हैं और इससे बाहर आपको पूछेगा भी नहीं। इसके अंतर्गत आपको पूरा सिलेबस कवर हो भी जाएगा जो पूछ सकता है। बात करेंगे 300 नंबर का पेपर होता है, कुल 6 क्वेश्चन होता है। अब मानव शास्त्र की बात हम करते हैं, अगर मानव शास्त्र की बात करेंगे अगर हम, तो गौर करो, इसके कुल 3 भाग आपके बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला होता है सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, दूसरा होता है आपका भौतिक मानव शास्त्र, ये पार्ट ए में होता है। पार्ट बी में होता है इसका क्या कहते हैं सैद्धांतिक व विचार मानव शास्त्र, और तीसरा होता है आपका भारतीय मानव शास्त्र। अब हम चर्चा करते हैं कैसे पूछता है प्रश्न। तो कुल 6 प्रश्नों का जवाब आपको देना होता है और कुल 3 उपखंडों में प्रश्न रहता है, जिसमें प्रथम उपखंड यानी सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र से अधिकतम 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। भौतिक मानव शास्त्र अथवा सैद्धांतिक व विचार मानव शास्त्र से आपको 2 क्वेश्चन करना है। तो या तो आप भौतिक मानव शास्त्र ऑप्ट कर लें या तो सैद्धांतिक मानव शास्त्र ऑप्ट कर लें, इससे 2 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन होता है आपका भारतीय मानव शास्त्र से। क्यों हल्का है और क्यों इजी है और क्यों काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा मानव शास्त्र, खास करके जो नए परीक्षार्थी जो वो पहली बार मेंस में अपीयर हो रहे हैं मुख्य परीक्षा में, उनके लिए क्यों ये सब्जेक्ट ज़्यादा वरदान साबित होगा, उसके पीछे डिस्कस करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र में पहला खंड है मानव शास्त्र का क्षेत्र परिभाषा। अब इसमें मानव शास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र क्या क्या है ये डिस्कस करना है, और अन्य विज्ञानों से संबंध, जैसे मानव शास्त्र का इतिहास से संबंध, मानव शास्त्र का समाज शास्त्र से संबंध, मानव शास्त्र का जंतु विज्ञान से संबंध, मानव शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध, मानव शास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध। ये बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं जिसको आपको पढ़ना है और ये इतना इजी है। आप सबों ने या तो इतिहास के बारे में जाना होगा या तो समाजशास्त्र के बारे में जानते होंगे, जीव विज्ञान के बारे में जानते होंगे, फिर आप राजनीति शास्त्र के बारे में जानते होंगे, अर्थशास्त्र को पढ़ा होगा आपने। तो इन सबों से संबंध निकालना काफ़ी आसान है। इस दोनों पार्ट से, यानी क्षेत्र से, महत्व से, परिभाषा से और अन्य विषयों से मानव शास्त्र का संबंध से 1 क्वेश्चन पक्का होता है। आगे चलेंगे आप तो परिवार, विवाह, नातेदारी, ये 3 खंड हैं। यानी विवाह क्या है, विवाह की परिभाषा क्या है, जनजातियों में विवाह के प्रकार क्या हैं, और साथ साथ विवाह के आधार पर कैसे परिवार बनता है, इसकी चर्चा होगी। फिर वैवाहिक परिवारों से कितने तरह के भारत में जनजातियों में परिवार होते हैं, कैसे उनमें आपसी रिश्ते होते हैं, परिवार का महत्व क्या है,
मातृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, इन सब के बारे में पढ़ना होता है, जो बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। साथ साथ इसमें कुछ अप्लाइड पोर्शन, यानी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हानि है संयुक्त परिवार की, क्या हानि है एकल परिवार की, और साथ साथ जनजातियों में कितने तरह की प्रथाएं मौजूद हैं, और नातेदारी यानी प्राथमिक नातेदारी या अर्थात माता पिता बच्चे, द्वितीयक नातेदारी यानी माता पिता की प्राथमिक नातेदारी यानी दादा दादी, चचेरे भाई, चचेरे बहन, चाचा, ये लोग हो गए द्वितीयक परिवार नातेदारी में। तृतीयक यानी कि वैवाहिक या उससे ऊपर जो भी बाकी लोग बन रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो तीनों नातेदारी क्रम समझना आसान है। फिर गोत्र क्या होता है, द्विदल क्या होता है, कैसे गोत्र बहिर्विवाह या अर्धांश अंतर्विवाह या बहिर्विवाह चलता है, ये सभी परंपराएं आपने समाज में देखी हुई हैं, बहुत मुश्किल नहीं है ये। तो विवाह, परिवार, नातेदारी, इनसे एक क्वेश्चन पक्का रहता है। फिर आप आ जाएंगे संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, इसमें तीसरा भाग हो जाएगा संस्कृति सभ्यता में क्या अंतर है, इससे शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। फिर आगे आप आएंगे इसमें तो भारत में जनजातियाँ, खास करके झारखंड की जनजातियाँ जिसको पूर्व में बिहार भी बोलते थे, लाइक मुंडा, संथाल, बिरहोर, गोंड, हो, खड़िया, मुड़िया, इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, एक क्वेश्चन रहेगा। फिर पूछेगा युवा गृह क्या है, तो युवा गृह के बारे में भी जो जनजातियों में प्रचलित व्यवस्था थी उसके बारे में, अर्थात कुल मिला करके इससे 4 या 5 क्वेश्चन होंगे जो इतने ही टॉपिक से कवर होंगे। और ये मूव नहीं करता, हर साल इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बदल बदल के पूछते हैं। जब आप ये 5 टॉपिक सिर्फ 5 टॉपिक कर लेते हैं तो आप ये पार्ट को पूरा करते हैं। दूसरे भाग में हम आते हैं तो भौतिक मानव शास्त्र की बात करेंगे। इसमें जंतु विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग है। और दूसरा सैद्धांतिक में कई तरह के विचारकों के सिद्धांत दिए हुए हैं। अब मेरा कहना होगा कि विचारकों के सिद्धांत में आपको दिक्कत हो सकती है, उसको बहुत कुछ रटना भी पड़ सकता है, मगर आप भौतिक मानवशास्त्र में जाएंगे तो एक पूर्णतः वैज्ञानिक विषय है जिसमें आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अब बहुत ही ईजी है। पहला भाग जो भौतिक मानवशास्त्र का होता है, ये क्या होता है, विकास का सिद्धांत, जैविक उद्विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है, लामार्कवाद, डार्विनवाद, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन तीनों में से किसी एक से प्रश्न पूछता ही पूछता है, और ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, बिल्कुल इजी है। जैसे लामार्क में मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लामार्कवाद में क्या है, लामार्क ने कहा कि सभी जीव जंतु अपना आकार बढ़ाना चाहते हैं, नेचुरल फिनोमिनन। दूसरा थ्योरी क्या था कि वातावरण उनको या तो बढ़ाता है या तो घटाता है आकार को। तीसरा क्या है, जिसको बोलते हैं यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी, जिस अंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो बड़ा होता है, जिसका प्रयोग नहीं करते हैं वो क्रमशः घटता जाता है। एग्जाम्पल में जिराफ का एग्जाम्पल लामार्क ने दिया कि जिराफ ने अपने गर्दन का बहुत प्रयोग किया, इसलिए कालक्रम से उसका गर्दन काफ़ी लंबा हो गया। या मनुष्य की बात करें, मनुष्य ने अपने बाहरी कान का जो मांसपेशी का यूज नहीं किया, इसलिए मनुष्य के बाहरी कान की मांसपेशी या बाकी 4 विजडम टिथ या पेट की मांसपेशियाँ क्रमशः कम होते होते रूडिमेंट्री या आभासी ऑर्गन के रूप में रह गई। तीसरा थियरी है कि इन सभी की अगली पीढ़ी में वंशागति होती है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप डेली एग्जाम्पल से अपने आप समझ सकते हैं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी हैं उनके लिए भी लामार्कवाद या डार्विनवाद बहुत टफ नहीं है। डार्विनवाद में क्या है, 6 सिद्धांत सबको ही पता है। माल्थस की थ्योरी क्या है भाई, कि इस दुनिया में आबादी जो है गुणात्मक दृष्टि से बढ़ती है, 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे, लेकिन संसाधन बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संसाधन कैसे बढ़ते हैं, अंकगणितीय दृष्टि से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डार्विन ने एक कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक कुत्ता को 1 रोटी मिल रहा हो कोई अच्छी बात है, 2 कुत्ता पे 2 रोटी अच्छी बात है, 4 कुत्ता पे 3 रोटी थोड़ा कम हुआ। उधर पे क्या हुआ, 4 के बाद सीधे 8 कुत्ते हो गए, रोटी बनी 4, अब आधी आधी पे आ गई। उधर फिर 16 कुत्ते हो गए, रोटी बची 5, रोटी बढ़ के 5 ही हुई। तो अब क्या होगा, झगड़ा शुरू होगा, कौन खाएगा। तो इसमें क्या हुआ, थर्ड थ्योरी है डार्विन की, क्या भाई, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, आपस में संघर्ष होगा जो मजबूत होगा। यानी जिस कुत्ते के पंजे या दांत बहुत मजबूत होंगे वो जीतेंगे, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक, उसी का जो बच गया, जो बच के खाया पिया मौज किया,
ताकत से, वो और आगे बढ़ेगा, और जो कमज़ोर है वो मर जाएगा। यानी नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है? जो मजबूत है, जो योगतम की उत्तरजीविता में जीत रहा है। और फाइनली क्या है कि सभी परिवर्तनों की आगे वंशागति होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और इतने बदल जाते हैं कि नया जीव पैदा हो जाता है। समझने में काफ़ी आसान, चाहे लामार्क हो चाहे डार्विन हो। तो ये इस थ्योरी से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। फिर पढ़ना है आपको मेंडल थ्योरी के बारे में। ये बहुत ही आसान थ्योरी है मेंडल का सिद्धांत, या इसके अनुप्रयोग या तो लॉन्ग आंसर में पूछता है या तो शॉर्ट नोट्स में पूछता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आते हैं प्रजाति की बात करते हैं। तो प्रजाति कैसे बनती है? मूल 4 प्रजातियां हैं, निग्रिटो, प्रोटोस्टेलॉइड, कॉकेसॉइड और मंगोलॉइड। इस पर कैसे मिक्स होकर के अन्य प्रजातियां बनती हैं, प्लस भारत की प्रजातियों में गुहा, सरकार, रिजले, हड्डन और एक्सटॉड। इसने क्या बोला है, इसके सिद्धांत को समझेंगे, और बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत हैं ये। इसमें कोई आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ जाएंगे काम हो जाएगा आपका। तो ये 2 पार्ट्स, यानी प्रजाति से और मैंने कहा जो आपका मेंडल और विकासवाद से 3 क्वेश्चन होंगे। आपको लिखना सिर्फ 2 है, यानी पहले खंड में आपने 5 खंड मूल रूप से पढ़े तो आप लिख सकते हैं पूरा। दूसरे खंड में आप सिर्फ 4 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे, आप लिख सकते हैं। अब सिलेबस में बहुत लोग को परेशानी होती है नर बानर के बारे में, लाइक एस्ट्रोलोपिथिकस, रामापिथिकस, शिवापिथिकस, डायोप्टेरोस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, इसके बारे में पूछता है। ये टफ है, लेकिन ये पूछता कहाँ है? ये तो आपको शॉर्ट नोट्स में एक ऑप्शन के रूप में रहता है। इस पार्ट को अगर छोड़ देते हैं तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपको बहुत कम मेहनत में कुल 2 बड़े क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। थर्ड में आ जाएंगे आप भारतीय मानव शास्त्र। इसमें जो उसने भी पढ़ा है, जीएस की तैयारी की है, उसने प्राचीन भारत पढ़ा है। अब पाषाण काल में नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, उसके बारे में पढ़ना है। सिंधु घाटी के बारे में पढ़ना है और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। प्रायः सभी परीक्षार्थियों ने जो पीटी की तैयारी किए होंगे ये 3 खंड तो पढ़ा होगा। इस 3 खंड को इन सिलसिलेवार लिखना है, यानी एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो गया भारतीय मानव शास्त्र से। दूसरा अब क्या है? भारतीय जनजातियों में विवाह, भारतीय जनजातियों में नातेदारी, भारतीय जनजातियों में परिवार, ये सब आप इस पार्ट में पढ़ चुके हैं। सिर्फ भारतीय एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ना है। फिर क्या है? जनजातियों की समस्याएं, और भारतीय संविधान में जनजातियों के द्वारा, जनजातियों के लिए, उनके विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। अब ये भी आपने पीटी में पढ़ा होगा। जब आप पीटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे, आपने विभिन्न धाराएं पढ़ी होंगी। उन्हीं धाराओं से निकाल करके कैसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए मदद के लिए कानून बनाए गए, कैसे सरकार उनकी मदद कर रही है। साथ साथ नेफेड पढ़ा होगा आपने, ट्राइफेड पढ़ा होगा आपने, जनजातीय कृषि विपणन की समस्याएं पढ़ी होंगी आपने अर्थव्यवस्था में पीटी की तैयारी के दौरान ही। तो कुछ भी नया नहीं करना क्या है? सिर्फ पार्ट 3 में केस स्टडी इम्पॉर्टेंट है, यानी करेंट अफेयर्स में जो भी डाटा है वर्तमान में, उस डाटा को आंसर के साथ आपको रखना है। तो आपने जो तैयारी मेंस की करनी है उसमें इकोनॉमी पोर्शन में आप करेंट इकोनॉमी का डेटा तो रखते ही हैं याद, बस उसी डेटा को यहाँ यूज़ कर लेना है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? जनजातियों की समस्याओं से एक क्वेश्चन, पाषाण काल और सिंधु घाटी से एक क्वेश्चन, 2 तो हो गए आपके। बचे खुचे हुए विवाह नातेदारी, जनजातियों में विवाह के प्रकार 8 प्रकार हैं भारतीय जनजातियों में। भाई वो 8 प्रकार आपको याद करना है, और वो भी काफ़ी सिंपल, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है आपको। एक क्वेश्चन उससे हो गया आपका। फिर रही बात भारतीय जनजातियों की समस्याएं, लाइक इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है कि औद्योगिकीकरण के पश्चात भारतीय जनजातियों में मूल रूप से जो संयुक्त परिवार का गठन था और टूटकर एकल परिवार में आ रहा है, जिससे जनजातियों की संस्कृति में ह्रास हो रहा है। अब ये आप योजना को क्षेत्र पढ़ते हैं, सामाजिक संदर्भ के लेख पढ़ते हैं, जनजातियों में महिलाओं की स्थिति, ये भी आप योजना को क्षेत्र में तैयारी करते ही हैं। तो उससे आपको जो करंट डेटा मिलता है, समस्याओं का करंट आंकड़ा को रख करके, और कैसे उसको दूर करने के उपाय होंगे, अथवा सरकारी तंत्र से क्या उनके लिए उपाय हो रहे हैं, अथवा उन्हें किसी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, वो सब कुछ आपको योजना को क्षेत्र में मिल ही जाता है। तो आंकड़ा और सिद्धांत दोनों को रखेंगे तो कुल मिला के 5 टॉपिक इसमें भी पढ़ना है, जिससे कि आप आराम से 2 को परिपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? कुल 5 टॉपिक इसमें, कुल 5 टॉपिक इसमें 10 टॉपिक, और कुल 4 टॉपिक 14 टॉपिक। 14 टॉपिक जिसका सब पार्ट ले लें आप, तो एक में मान लो आप 2 सब पार्ट, यानी 28 क्वेश्चन।
28 क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो निश्चित तौर पे आप मिला के देख लें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को, निश्चित तौर पे आपको जो 12 क्वेश्चन पूछता है या 11 क्वेश्चन पूछता है वो सब मैच कर जाएगा। और लिखना कितना है आपने, सिर्फ 6, 2 इससे 2 इससे 2 इससे। तो वैज्ञानिक क्वेश्चन इससे लिख लेंगे, फुल मार्क्स आएगा। इससे आप थियोरेटिकल जो भी लिख रहे हैं उसमें भी फुल मार्क्स आते हैं। इसमें अगर आपने केस स्टडी दे दिया तो कोई दो मत नहीं है कि 300 में आप 250 प्लस स्कोर मानव शास्त्र में कर सकते हैं। जबकि अन्य विषयों की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं बुरा किसी को नहीं कह रहा हूँ, अन्य विषयों में अगर वो मानविकी के विषय हैं तो 250 स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। किंतु बात करेंगे अगर हम मानव शास्त्र की, इसमें आपने अगर अच्छे तरीके से लिख दिया तो 250 नंबर कोई बहुत टफ नहीं है। जहाँ साइंस वालों को फ़ायदा मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, क्योंकि फुल मार्क्स लाते हैं मैथ्स वगैरह में, फिजिक्स में केमिस्ट्री में, कितना लाएंगे 350, आपसे 20 नंबर अधिक। अगर पूरा लिखा तो बढ़िया से लिखा तो, अथवा उनको 0 भी आ सकता है। बट मानव शास्त्र में नहीं लिखने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। 14 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 14 टॉपिक बहुत आसान है, 28 क्वेश्चन बहुत आसान है, वो भी समझना ज़्यादा है, रटना नहीं के बराबर है। ऐसे में अगर आपको मानव शास्त्र के 28 टॉपिक्स से आप पूरा लिख करके अगर आप 250 नंबर ला रहे हैं तो आपको उससे एक्स्ट्रा टाइम जो भी बच रहा है ये आप जीएस पेपर में दे सकते हैं। तो आपके लिए जीएस के लिए भी समय मिल जाएगा और कम से कम एफर्ट में आप मुख्य परीक्षा के लिए विषय भी तैयार कर सकते हैं। इसी कारण मैं प्रेरित करता हूँ कि अगर आप नए परीक्षार्थी हैं, अगर आपने जस्ट पीटी क्वालिफाई किया है या पीटी आप अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आप मुख्य विषय के लिए बहुत अधिक ना सोचें, मानव शास्त्र रखें। ये आपको बहुत अच्छा स्कोर भी देगा और ये समग्र विज्ञान के रूप में है। सारे विषय जो आप पढ़ते हैं मेंस में उसका ही निचोड़ तो इसमें लिखना है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी आपको नहीं करनी होगी। इसीलिए मेरा बिल्कुल आपसे ये कहना होगा कि आप नए हैं तो आप सोचें मत, मानविकी रखना है तो मानविकी के साथ विज्ञान जिससे जुड़ा हो वो रखें जो आपको मैक्सिमम स्कोर दे सकता हो। और आगे रही बात तो मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, तो मैं यूट्यूब वीडियो के साथ समय समय पर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तो खुश रहिए, अपने आप को बचा कर रखिए और आनंद रहिए।